Hello everyone, welcome to Debug UPSC. In today's video, we will talk about the main syllabus, especially about the qualifying papers and essay paper, which is the paper 1, and we will talk about how to tackle these papers and what are the strategy we have to look for. So without wasting our time, let's get into the video. So here I have written the overview of the mains examination syllabus, so you can read it. First of all, there are total 9 papers, out of which 2 were the qualifying papers and 7 will be taken in the merit, which means your marks will be calculated on the basis of these 7 papers. These were only qualifying. So what are these qualifying papers? These are qualifying papers about the first, about paper A, which is about the uh, language paper, which is the Indian language paper. Okay, so here you will see all these things. We will talk about in the later in the video. And the next, which is the paper B, it is about the English language. Okay, so these two papers are the qualifying nature. Both are of 300 marks, and the qualifying numbers will be 25%. So 25% on each paper you have to score. और नेक्स्ट हम देखते हैं, एक होता है ऐसे का पेपर विच इज ऑफ 250 मार्क्स. हेयर ऐसे पेपर, जीएस, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल, all will be count on your merit. So essay will be of 250 marks. All these papers will, each of them are of 250 marks, means 250 into 9. So these will be the calculation. So आप देखेंगे कि 250 मार्क्स का ऐसे पेपर होगा, फिर GS1, GS2, GS3, GS4 एंड 2 ऑप्शनल के पेपर. तो हम आज हम ऐसे की बात करेंगे और क्वालिफाइंग पेपर्स की बात करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल टॉक अबाउट द जनरल स्टडीज पेपर एंड द ऑप्शनल पेपर एज वेल. सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटन इन हियर. यहाँ खुद मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेंस एग्जामिनेशन के बारे में यूपीएससी ने खुद बताया है कि हमको कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे होंगे और हमको आंसर कैसे करना है. ओके, तो सबसे पहले यूपीएससी हमारी 2 चीज़ें टेस्ट करता है. सबसे पहला इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड द सेकेंड थिंग इज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये 2 चीज़ यूपीएससी टेस्ट करता है हमारी, ना कि, और इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि रादर देन मेयरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स स्टेट्स हमको नहीं याद करने हैं, हमको फोकस करना है इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता ही होगा कि किसी सब्जेक्ट को होलिस्टिकली रीड करना. अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है. और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स का मतलब होता है कि हम उसको कैसे लिंक कर सकते हैं विद द अदर डायमेंशंस लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल. So these all are the aspects. ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे होगा वो लिखा है कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 से पेपर 5 की बात हो रही है, इसका मतलब है जो जीएस पेपर्स हैं, है ना, GS 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, ये पेपरों की बात हो रही है. इनमें ये पेपर एक, इसमें मतलब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन इसको आंसर कर सके, है ना, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडीज. मान लो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटी के लिए आपको एमएससी करना जरूरी है या आपको उसके बारे में पीएचडी करना जरूरी है. आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसको आंसर कर सको. ठीक है, और टेस्ट करेगा क्या, कैंडिडेट्स का जनरल अवेयरनेस. ठीक है, और रेलेवेंस होना चाहिए जिसका कैरियर में सिविल सर्विस के थ्रू. पॉलिटी का जैसे सिविल सर्विस में रेलेवेंस है, हिस्ट्री का भी रेलेवेंस है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पर्टिकुलर जगह, आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए आप यूपी में आपका कैडर एलोकेट हुआ है, तो आपको यूपी के बारे में आपको हिस्ट्री पता है कि वहाँ के कल्चरली कैसे एसोसिएट करते हैं, उधर हिस्टोरिकली उनका क्या इंपॉर्टेंस था, उधर के मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना. तो उन चीज़ों का हमको नॉलेज यहाँ इसलिए सिविल सर्विस से लिंक होता है. ऐसा ही आप सारे सब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं, और लिंक होता ही है वो क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट.
द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, रिलेवेंट इश्यूज से रिलेटेड और एबिलिटी टू एनालाइज किसी भी चीज को। मैंने ये लिंक के बारे में बताया ना, लिंकेज का मतलब वही है कि आप कैसे कितने अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हैं। ओके, एंड देन मीनिंगफुल एंड ससेंट आंसर्स मीन्स आपके जो आंसर होने चाहिए वो बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए विथ लिंक टू द क्वेश्चन ओनली, है ना, कि क्वेश्चन जो पूछा है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रादर हम अदर एस्पेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और यहाँ ऑप्शनल के बारे में लिखा हुआ है कि ऑप्शनल का जो पेपर होते हैं विच इज पेपर 6 and 7, तो हेयर इट इज ब्रॉडली रिलेटेड टू ऑनर्स डिग्री, है ना, ऑनर्स डिग्री लेवल के होते हैं, मतलब हायर देन द बैचलर्स डिग्री बट लोअर देन द मास्टर्स, तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से लेस होगा और ग्रेजुएट लेवल से ज़्यादा होगा, तो इन बिटवीन समवेयर ऐसे क्वेश्चंस होंगे, है ना। और इन केस ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड जो लॉ के ऑप्शन होते हैं, इंजीनियरिंग के आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मेडिकल के भी आपको कुछ 2 या 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और लॉ का एक ऑप्शन लॉ ही है, तो ये आपको देखने को मिलता है। इसमें बैचलर्स डिग्री के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऑप्शन के बारे में भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ मेन सिलेबस बताया गया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ओवरव्यू में कि 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, पहला इंडियन लैंग्वेज विच इज पेपर है, सेकंड इज इंग्लिश विच इज पेपर बी। ये सब मार्टिकुलेशन मीन्स 10th लेवल के आएंगे क्वेश्चंस, है ना, 10th स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और ये क्वालिफाइंग होता है ना, और इसके नंबर काउंट नहीं होते रैंकिंग में आपके, विच इज नॉट काउंट इन योर मेरिट लिस्ट, है ना, मेरिट में काउंट नहीं होंगे। और जो ऐसे जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के होंगे वो, और इनके पेपर साइमल्टेनियसली चेक होंगे, बट जो क्वालिफाइंग होंगे उन्हीं के क्वेश्चन पेपर आगे जाके मतलब ऐसे जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के चेक होंगे और इंक्लूड होंगे आपके फाइनल लिस्ट में। जो इनको क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे पेपर ए और पेपर बी को, तो वो आउट ही हो जाएंगे, उनके पेपर चेक होना ही नहीं है ना, तो ये जनरल सी चीज़ थी। और यहाँ 25% आपको दोनों में लाना है, लिखा हुआ 25% मार्क्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड 25% मार्क्स इन इंग्लिश, है ना, इतने आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। एंड जो पेपर ए होगा वो कंपलसरी नहीं होगा इन स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम के लिए कंपलसरी नहीं है ना, इंडियन लैंग्वेज का पेपर। और पेपर ए उन लोगों के लिए भी कंपलसरी नहीं है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हियरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं, है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए भी कंपलसरी नहीं है, बट इसकी कुछ कंडीशन है आप देख सकते हैं। और जो पेपर 1 to 7 होंगे वो काउंट होंगे मेरिट में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये आती है इंडियन लैंग्वेज की बात, है ना, जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें ये लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है कि उनको आप किस स्क्रिप्ट में लिखेंगे। सबसे पहली है आसमीज, फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, यही लैंग्वेज हैं, बट आपको लगेगा कि हमारे इंडिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। ओके, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस उधर ये लिखी हुई है, ये लैंग्वेजेस हमारी मेंशन है, तो ये वही लैंग्वेजेस हैं। ओके, जिसमें से ये आपको नीचे की जो लैंग्वेजेस दिखेंगी स्पेशली दीज 4, तो ये लेटर ऑन बाय अमेंडमेंट्स ये ऐड हुई थी। आप इनकी स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं, जैसे गुजराती की गुजराती है, हिंदी की देवनागरी है ना, कश्मीरी पर्शियन में है। अब यहाँ दो यहाँ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि संथाली जो होती है, संथाली वो आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं या ओल्शिकी में भी लिख सकते हैं, है ना, और मणिपुरी जो है वो आप बंगाली स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं और मैथीमैक में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अदरवाइज ये सारी जो लिखी हैं आपको उन्हीं स्क्रिप्ट्स में लिखनी है, जैसे उर्दू पर्शियन में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब देवनागरी में, संथाली के लिए ओल्शिकी भी है। नाउ क्वालिफाइंग पेपर्स, जो दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स है वो उनमें क्वेश्चंस किस पैटर्न में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ब्रॉडली इस पैटर्न में आते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रीहेंशन मतलब दिया होगा या एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको कॉम्प्रीहेंड करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे कि उनको आपको आंसर करना है, तो ऐसे पेपर आएगा। फिर प्रेसिज राइटिंग, आपने ये 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा तो इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आई विल टेल यू
इफ़ यू विल आस्क मी। देन यूसेज और वोकेबलरी, ठीक है, वोकेब भी आएगा। मान लो इंग्लिश, ये लैंग्वेज का पेपर है, ये तो इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश के बारे में बात हो रही है। तो इंग्लिश में मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो उस वर्ड की मीनिंग क्या होती है ना, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड शॉर्ट ऐसे का मतलब एक छोटा ऐसे लिखने को आएगा, मान लो 120 वर्ड्स का आ गया, ठीक है, 120 वर्ड्स का ऐसे लिखने को आ गया, तो ऐसे कुछ शॉर्ट ऐसे का एक क्वेश्चन भी आएंगे। फिर आता है इसमें इंडियन लैंग्वेज में सब ये ऊपर के 4 टॉपिक सेम है, बट यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज ऑप्ट की है, या इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश, है ना, ये एक एक्स्ट्रा इसमें आ सकता है। और मैंने आपको बता दिया 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं आएगा, बट यूपीएससी है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें से, बट हाँ ऐसा ही पेपर आएगा इधर। ओके, अब यहाँ चलते हैं हम ऐसे की तरफ, ठीक है। ऐसे ऐसे में कोई टॉपिक मेंशन नहीं है कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, बट ऐसे का एक बहुत ही क्लोज जो पैराग्राफ गिवन है वो आप ये गिवन है, ठीक है, इसको आप देखेंगे, इसको आपको रीड करके पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लिखना कैसे है, क्योंकि ये यूपीएससी ने खुद बताया कि हमको ऐसे कैसा चाहिए स्टूडेंट से। सबसे पहले मल्टीपल टॉपिक्स में लिखने को आएगा। मैं आपको बता दूं कि दो दो ऐसे लिखने होते हैं हमको, ठीक है, 2 ऐसे लिखने को आएंगे, और दोनों 125 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, इनका टोटल 250 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। 2 ऐसे लिखने को आते हैं, इनमें 4 ऑप्शन, आप इसमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, मीन्स 4 में से एक चूज करना है, 4 में से एक चूज करना है, ऐसा आता है पेपर। दे विल एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू सब्जेक्ट ऑफ दी ऐसे, ठीक है, सब्जेक्ट गिवन है किसी टॉपिक, जो टॉपिक गिवन है उससे क्लोजली लिंक होना चाहिए, मीन्स आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, और आइडिया जो है वो ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए, ठीक है। मान लो आप अगर पहले उसके हिस्टोरिकली बैकग्राउंड बता रहे हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड बता रहे हैं, तो आपको उसको जो नेक्स्ट आपने बताया, तो फिर उसके बाद आपको उसके इवेंट्स बताने होंगे, ठीक है। मैं मतलब एक जनरलाइज्ड क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि उसका इवेंट्स बताया आपने, तो उसका करंट में कैसा सिनेरियो चल रहा है ना, और उसके करंट में क्या बैकलॉग्स हैं, मान लो कोई टॉपिक पॉल्यूशन का ही दिया है तो उसके क्या बैकलॉग्स हैं आपको बताने हैं, एंड देन आपको वे फॉरवर्ड भी बताना है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा टॉपिक गिवन है। मान लो ऐसे करना है, पर ये एक मीन्स एक अच्छा वे है, ये करेक्ट वे है लिखने का, ठीक है। बट अगर आपने मान लो पहले इवेंट्स पहले बता दिए, फिर उसके बाद आपने बैकलॉग्स बता दिए, फिर आपने हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताया, फिर पहले ही आपने वे फॉरवर्ड दे दिया, तो ये ऑर्डर्ड फैशन गलत हो जाएगा, इसलिए लिखा है द आइडियाज विल कैप्ट इन दी ऑर्डरली फैशन। और राइट कंसाइजली मीन्स आपको ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है तो आपने 4 पेज में हिस्टोरिक बैकग्राउंड ही दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है, उसको एक बहुत अच्छे से कंसाइजली उसको इंटैक्ट करना है। और क्रेडिट मीन्स मार्क्स इसी को मिलेंगे जो इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस में लिखेगा, है ना। तो ऐसे, अब ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ऐसे की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो PYQs हैं, ठीक है, PYQs उठाएं और एक एक टॉपिक को लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो आप पहले तो आपको सबसे इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कम वर्ड्स लिखेंगे कि आपको आंसर ही नहीं आ रहे हैं, हमको बहुत कम ही क्वेश्चंस, बहुत ही कम वर्ड्स में ही आप लिख पा रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स आपके बहुत कम हो रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए लिखने का जितना आपसे लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद एक टॉपर की कॉपी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, टॉपर की कॉपी, उनकी टॉपर की कॉपी उठाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लिखें, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी जब आपको लगे ना वर्ड्स कम हो रहे हैं, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया पहले भी, और अभी फिर बताता हूँ। जब भी कोई भी आप टॉपिक या ऐसे ही लिख रहे हैं, तो आप ऐसे को ना लिंक करो कि आप उसको सोशली कैसे लिंक कर रहे हो टॉपिक को, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ठीक है, इथिकली, आप इसको कैसे कवर कर रहे हो, तो इन सबको आप ऐसे लिंक करो, तो इनके बारे में अगर मान लो आपने 100 वर्ड्स भी लिख दिए तो ये पेपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, या मान लो आपने 50 वर्ड्स भी लिखे तो काफ़ी अच्छे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे और काफ़ी आप लिख भी पाओगे कंटेंट, तो आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, जो ये जो क्वालिफाइंग पेपर्स है, तो क्वालिफाइंग पेपर्स के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप केवल PYQs उठाओ, और PYQs पे सबसे पहले बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि
मान लो मेरी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो भी हिंदी हिंदी लैंग्वेज से होंगे, तो मेरी इंडियन लैंग्वेज हिंदी ऑप्ट कर ली मैंने, और दूसरा इंग्लिश का पेपर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। ये हार्डली आपने 10th तक पढ़ा होगा, और इंग्लिश आपने मैक्सिमम 12th पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि 12th तक इंग्लिश होती है कंपलसरी। तो हिंदी आपने 10th तक पढ़ा है, इंग्लिश आपने 12th तक पढ़ा हुआ है। अगर आप ग्रेजुएट होंगे ही तो आपको हिंदी में आप 5 से 6 साल का गैप हो गया होगा, और इंग्लिश में आपको 3 से 4 साल का गैप हो गया होगा, ठीक है। वेरी कि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उनका। तो जब भी आपको प्रिपेयर करना है तो आप इसको पहले क्वेश्चंस खुद PYQ उठाएं, उसका पेपर मान लो 2025 का आपने पेपर उठाया है मेंस का, और आप उसको सॉल्व करने स्टार्ट किए हो। आप उसको बिना पढ़े बिना कुछ पढ़े आप उसको सॉल्व करो एक बार, फिर देखो आप उसको कितना % सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि हमको इसमें हार्डली 25% ही लाना है ना। 25% मार्क्स में हमको कितना ही आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक होंगे। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हैं तो एक बार कोई जनरलाइज हिंदी या इंग्लिश का लेक्चर उठाएं यूट्यूब से, तो आपको उसको बहुत ईजी कर पाओगे। पर मेरा तो कहना है कि ऑलमोस्ट आप सभी 100% स्टूडेंट्स इसको आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले इसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज उतना लेंथी पेपर आता नहीं है। आप इसको देखिएगा एक बार पेपर, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ ट्राई करूँगा कि आप इसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर सकूँ। सो that's all for today. Thank you for watching. In the next video we will try to discuss the GS paper 1 and other GS papers. So thank you for watching. Jai Hind.